हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आपका चैनल सीटेट हॉट ट्रिक्स, जहाँ पे मैं आपको सीटेट और विभिन्न प्रकार के राज्यों का जो टेट होते हैं उससे संबंधित मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में ईवीएस चैप्टर का क्लास 3 का चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़े थे। अब हम इससे आगे की आज क्लास करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे क्लास को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग क्लास 3 चैप्टर नंबर 4 पे, जो आज का आप हमारा पहला स्कूल मीन्स ये एनसीईआरटी में कहानी टाइप से बच्चों का ये चैप्टर दिया हुआ रहता है और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नाम रहता है और बच्चों से जोड़कर बताया हुआ होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे को समझने में आसानी होती है। और यहाँ पर किसी बच्चे की ये बात को बताया गया है, हमारा पहला स्कूल। ठीक है, शीर्षक है। और इसका पहला टॉपिक है कि बच्चों का पहला स्कूल जो होता है वो कौन होता है। तो बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल होता है वह उनका परिवार होता है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह अपने परिवार में ही कुछ जो शुरुआती जो ज्ञान होते हैं वो यहीं पे अर्जन करते हैं। इसलिए परिवार को स्कूल का प्रथम रूप या पहला रूप कह सकते हैं, बोला गया है। दूसरी पॉइंट है कि बच्चे परिवार से ही सबसे पहले सीखना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बच्चे का जो समाज है वो कौन सा समाज है। तो परिवार ही बच्चे का सबसे पहला समाज है और परिवार किसी समाज का इकाई है, क्योंकि विभिन्न परिवारों को मिलने से क्या बनता है, समाज बनता है। तो यहाँ पर जो बच्चे सीखना प्रारंभ करते हैं वो घर में अपने भाई बहन जो बड़े होंगे, माता पिता या घर के अन्य सदस्यों के द्वारा वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सीखते हैं। अगला है, हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अब ये परिवार के बारे में बताया गया है कि परिवार से क्या फ़ायदा, क्या हानि, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसमें क्या है कि ये परिवार जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादा दादी होते हैं, तो उनसे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, कहानी के द्वारा, कविता, गीत, संगीत के द्वारा, मतलब विभिन्न स्रोतों के द्वारा बच्चे को ज्ञान का अर्जन होता है। और यहाँ पे एनसीएफ भी कहती है कि बच्चे को बड़े बुजुर्गों के साथ अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वह बड़े बुजुर्ग से बहुत सी ऐसी बातें सीख सके जो उन्हें किताबों में नहीं मिलता हो। अगली पॉइंट है कि बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तौर तरीकों के बारे में कक्षा में चर्चा की जा सकती है। यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हो गई, चर्चा की जा सकती है। इसको चर्चा पढ़ने का प्रयास करें। चर्चा की जा सकती है, इससे वे अपने परिवार के लोगों को खासियत भी पहचान सकते। देखिए परिवार के, देखिए एक क्लास में क्या है, विभिन्न प्रकार के आपके बच्चे आते हैं, तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं तो विभिन्न प्रकार के परिवार है और सभी परिवार का अपना रहन सहन, खाना पीना, हंसना बोलना, सारे तरीके में अंतर होते हैं। अब ये क्या है, ये अपने अपने बच्चे जब इस चीज़ को बताएंगे क्लास में तो अलग अलग परिवार के बारे में बच्चे को यह पता होगा, बच्चे इसके बारे में जान सकेंगे। तो ये था आपका क्लास 4। अब आगे हम लोग चलते हैं क्लास 5 एनसीईआरटी सार। तो ये आपका क्लास 5 में है छोटू का घर। ठीक है, ये छोटू का घर से संबंधित, मतलब घर के बारे में बताई गई है कि घर क्या होता है, कैसा होता है। तो पहली पॉइंट है यहाँ पे आपका कि मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ सकें। देखिए घर और मकान ये दो चीज़ों की बात की गई है और दोनों चीज़ें अलग होते हैं। ठीक है ना, मकान जो होते हैं वो पक्के के होते हैं, बहुमंजिला हो सकते हैं, लेकिन घर जो होते हैं ये कच्चे होते हैं। ठीक है ना। बच्चों से उनकी घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत होती है। मतलब जो बच्चे जो है आपके, उनसे, छोटे बच्चे से आप संवेदनशीलता से व्यवहार कीजिए, उनसे बातचीत
थोड़ा सहानुभूति दिखाकर कीजिए। ऐसा नहीं है कि डांट फटकार के बात कीजिए। अगर डांट फटकार के बात करेंगे तो बच्चे कुछ चीज़ें अगर आपसे शेयर करना चाहते हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, डरते हैं। अगला पॉइंट है कि घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चे से कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते। चलिए, घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो हमने ऊपर वाले पॉइंट में ही बताया। अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, ठीक है। जैसे अस्थाई घर भी होते हैं, कुछ चल घर भी होते हैं, अस्थाई भी होते हैं, मकान जिसको पक्का छत का बोला जाता है, कच्चा जो खपैल होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो जान ही रहे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करने के लिए बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे मतलब कि आप एक एक कमरा के बारे में बात नहीं कीजिए, मतलब आप बात कीजिए कि घर के अलग अलग जो हिस्से हैं उसको हम कैसे सजा सकते हैं, उनको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे अच्छा दिखेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली पॉइंट है बच्चों बच्चों यहाँ टाइपिंग बहुत मिस्टेक हो गई है, चलिए अगली बार से मैं इसको थोड़ा सा सुधार करूँगा। ये टाइपिंग के समय मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए अगले पॉइंट पे बच्चों के घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उनमें स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। देखिए, ये जो पॉइंट है बहुत ही अच्छी पॉइंट है। यहाँ पर बच्चों को घर सजाने मतलब साज सज्जा करने के लिए कहा गया है। बच्चे क्रिएटिविटी घर में करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे कहा गया है कि बाहरी चीज़ों से ना सजाकर ऐसी कुछ स्थानीय चीज़ों से सजाया जाए, त्योहारों के अवसर पर सजाया जाए, जिससे इन सारी चीज़ों की विशेषता के बारे में भी बच्चे को पता हो सकेगा कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनसे हम घर को कितनी अच्छी सजा सकते हैं, या किस त्यौहार पर कैसे सजाना चाहिए। जैसे दीपावली में लाइट वगैरह साफ़ सफाई होती है ना, ठीक इसी प्रकार की चीज़ें बच्चे को समझाई जानी चाहिए। चलिए अगला अगला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में इतनी ही चीज़ें थी, अब चैप्टर नंबर 6। दोस्तों मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ एनसीईआरटी का जो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो हर एक चीज़ को मैंने इन्वॉल्व करने का प्रयास किया है इसमें, जिससे कि आपका किसी भी कंपटीशन में जो एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। चलिए अब है आपका चैप्टर नंबर 6। टॉपिक का नाम है खाना अपना अपना, मतलब खाने से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला पॉइंट है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपने बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच को हटा सकते हैं। उससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। देखिए, मेन पहली बात है कि बच्चे को खुले माहौल में अपनी बात कहने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती। घर में ही बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा झिझक महसूस करते हैं, कोई भी चीज़ अगर उसको ज़रूरत हो तो कुछ लज्जाशील बच्चे होते हैं तो वो कह नहीं पाते। तो उनको कहीं ऐसे ले जाइए, घूमने जाइए, कुछ दुकान वगैरह मार्केटिंग कराइए और वहाँ पे आप बच्चे से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, या फिर उसके अंदर की जो मन की बातें हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकलेंगे और वो आपसे कहेंगे। खाने से संबंधित ही हो सकता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे से निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। अगली पॉइंट है कि बच्चों से संबंध बनाना और ऐसे वातावरण बनाना ज़रूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। देखिए, बच्चे से रिलेशन बनाने की बात की जा रही है, मतलब आप बच्चे से एक मित्रवत व्यवहार कीजिए, मित्र की तरह आप उससे जुड़िए और एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कीजिए जहाँ पर बच्चा को असहज महसूस नहीं हो किसी भी प्रकार की। वो लगे कि हाँ मेरे लिए ही सब कुछ किया गया है, मेरे सीखने के लिए किया गया है, जिससे मैं आसानी से किसी चीज़ को सीख सकता हूँ, मेरे भलाई के लिए की गई है। ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हांगकांग के लोग सांप से बना पकवान खाते हैं। कौन सा पकवान खाते हैं, ये सीटेट में कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन सीटेट वालों ने पूछ चुका है। तो ये जो आप खाते हैं इस पकवान का नाम है लिंग हू फेन। लिंग हू फेन कई बार सीटेट ने पूछा, इसको तो भाई याद कर लेना, किसी भी वक्त आ सकता है।
ये देखो पिछली बार अगली क्वेश्चन आया है, कश्मीर के लोग सरसों के तेल से बनी मछली। बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मुझसे, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा मुझे। चलिए अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी प्रकार की टाइपिंग में त्रुटि आपको नहीं देखने को मिलेगी, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। अगली बार मैं इस पर फोकस करूंगा क्योंकि मैं रीचेक इसको नहीं कर पाया। चलिए आ जाइए पॉइंट पे। कश्मीर के लोग सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं, ठीक है। कश्मीर वाले जो व्यक्ति होते हैं वह मछली जो खाते हैं वो सरसों के तेल में, लेकिन गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में मछली खाते हैं, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। केरल में दो चीज़ें आसानी से लगती है, कौन कौन भाई? नारियल का पेड़ और टैपिओका, इसको कसावा भी बोलते हैं। और पिछली बार ये क्वेश्चन आया है 2019 में कि केरल में लोग नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ टैपिकोआ खाते हैं, और ये क्वेश्चन आया है कि टैपिकोआ को कढ़ी के साथ किस स्टेट में खाए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगली चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, बिन बोले बात। देखिए शीर्षक से पता है, बिन बोले बात मतलब कुछ ऐसे बात भी है जो बच्चे नहीं भी बोलते हैं और वो निकल कर सामने आते हैं। तो चलिए उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पहली पॉइंट है आपका कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे वे स्वयं को जोड़ पाए, उनको ही चुनना चाहिए। मतलब बच्चे को किसी चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए ऐसे चीज़ों का चुनाव करना चाहिए जो बच्चे उस चीज़ को जानते हो, ठीक है ना, जो वो व्यवहारिक यूज करते हो या दैनिक चीज़ों में बच्चे देखते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे आसानी से उस टॉपिक को समझ जाते हैं, और टीचर को भी इस पे जोर देना चाहिए कि वो दैनिक यूज वाले चीज़ों को ही बच्चे के सामने उदाहरण पेश करे, जिससे वो क्या होगा कि आसानी से किसी भी टॉपिक को स्वयं को जोड़कर समझ सकते हैं। अगली पॉइंट है स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। मतलब स्कूल में आप बच्चे को एक ऐसा वातावरण प्रदान कीजिए जिसमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिले। मतलब समूह एक्टिविटी कराइए, ग्रुप में कुछ ये एक्टिविटी कराइए, जिससे क्या होगा कि सभी बच्चे एक दूसरे से अटैचमेंट होंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो बहुत चीज़ सीखने को उनको मिलेगा। क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा? तो सामाजिकता का विकास होगा, भाषा का विकास होगा, लीडरशिप का विकास होगा, और भी चीज़ें होंगे। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। देखिए ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे मूक बधिर बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो इनके लिए क्या है कि सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इशारे का प्रयोग किया जाता है, और वो बच्चे समझते हैं। तो इनके लिए तो बहुत सारे स्पेशल स्कूल भी है, और जनरल स्कूल में भी टीचर की व्यवस्था कराई जाती है, और वहाँ पर इनको वो सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाता है जिससे बच्चे इशारों की भाषा को समझ सकेंगे। हम सभी में अलग अलग तरह की क्षमता होती है, कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में चर्चा की जा सकती है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई तेज होते हैं तो कोई मंद बुद्धि के होते हैं, तो कोई सृजनात्मक होते हैं, तो कोई औसत होते हैं। ये सारी चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है, और वो बच्चे का उदाहरण लेकर ही कर सकते हैं। हम लोग क्लास का उदाहरण लेकर ही कर सकते हैं, क्लास के ही जितने बच्चे हैं उसी पर कर सकते हैं। अगली पॉइंट है नाच में इशारों और चेहरे के भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो देखिए नृत्य देखे होंगे, नृत्यों में जो एक्टिविटी एक्सप्रेशन की जाती है हाथ के द्वारा, आंखों के द्वारा, पैर, गर्दन, जो भी कमर, जितने भी पार्ट्स के द्वारा आपको एक्टिविटी की जाती है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको पता चलता है कि आखिर ये क्या चीज़ हो रहा है या क्या बतलाने का प्रयास किया जा रहा है, उस भाव को आप लोग को बताया जाता है। तो वही बोला गया है कि जो वो क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को कहा क्या जाता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है मुद्राएं, ठीक है ना, मुद्राएं। और एक मुद्रा पैसा वाला होता है, वो नहीं है। चलिए ये लास्ट चैप्टर आज मैं आपको करा देता हूँ, चैप्टर नंबर 8, पंख फैलाए उड़ते जाए। चलिए पहला टॉपिक है इसका
मीन्स पक्षियों के बारे में ये पॉइंट होगा। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर सकेंगे। जब बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अगर कुछ पक्षी को देखेंगे और वही पक्षी को अगर किताब में दिखाया जाएगा तो बच्चे क्या है उसको पहचान लेंगे कि हमने इसको देखा, ये इसका नाम है, वो चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है और अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीख सकते हैं। देखिए, बच्चे का तो बचपन से ही रुचि बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में लगभग बचपन में रुचि होता है, वो हर चीज़ में रुचि लेने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे का रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है। मतलब आप बच्चे को किसी पक्षी का अवलोकन करने के लिए कहिए, उनके क्रिया विधियों को अवलोकन करने का कहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इन सब चीज़ों को नोट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा कि वह किसी पक्षी के बारे में अच्छे तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन पिछली बार आया है 2019। मैने झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन के आगे पीछे करती है। और कुछ लोग पिछली बार उल्लू मार के आ गए, जबकि उल्लू जो होते हैं अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक रोटेट करते हैं, आगे से पीछे की ओर पूरा एकदम 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब होता है सर्कल की तरह बन जाना। तो ये लगभग उस हद तक घुमा लेते हैं। अगली पॉइंट है कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के होते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के जो पक्षियाँ होते हैं सभी के पंख जो होते हैं अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। कुछ के सिमिलरिटी भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ की सिमिलरिटी भी होती है। जैसे कौवा कोयल में थोड़ा सा सिमिलरिटी ब्लैक का आ जाता है। अगला है उनके पंख उड़ने में मदद। अब पक्षी का जो पंख होते हैं उसका क्या काम है? तो उसका काम है कि पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। अब देखिए, पंख जो हैं, हम लोग तो ठंड के समय में रजाई ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन ये कैसे रहते हैं? तो ये जो हैं अपने पंख से ही अपने आप को गर्म महसूस कराते हैं। इनके पंख के अंदर ही कुछ ऐसा है जो गर्म महसूस कराती है। अगली पॉइंट है समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और उसके नए पंख आ जाते हैं। मतलब एक सीजन होता है, जैसे मनुष्य में भी एक सीजन होता है कि कुछ ऐसे महीने आते हैं, उस महीने में आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो झड़ने के बाद पुनः नया बाल आ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पक्षियों में भी होता है, सीजनली होते हैं कि जब वो सीजन आते हैं तो उन सीजन में क्या होता है कि उनके पंख झड़ने लगते हैं और फिर नए आ जाते हैं। या फिर पेड़ पौधे में भी आपने देखा होगा कि बस ये आपका जब कोई ये सीजन आता है, शायद बसंत या ऐसे ही करके आता है, तो उस समय पत्ते झड़ के नए पत्ते आने लगते हैं, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे पक्षियों के बारे में भी कही गई है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आज बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और हम आशा करते हैं आपसे कि आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी हमसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली बार से मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। हाँ, एक त्रुटि हमसे हुई है कि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं इस टाइपिंग को थोड़ा ठीक कर लूँगा, ठीक है ना। अगली बार से आपको टाइपिंग में कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस वीडियो को देखा। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 9 के साथ।